आज स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करने वाले हैं केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट नियम जो शायद आप सभी लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने, न्यूलैंड का अष्टक नियम। पेपर में कई बार चर्चा का विषय रहा है ये क्वेश्चन, न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। जी, कई बार हमारे पेपर में हमसे पूछा जा चुका है न्यूलैंड ऑक्टेट रूल। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है जी। ओके, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल क्या होता है? तो बोले सर, जैसे सा रे गामा पाधा निसा हमारे संगीत के क्या होते हैं, 7 स्वर होते हैं, और 8वां आने वाला स्वर क्या हो जाता है उसके जैसे ही होता है। बोले यस सर, हमने सुना हुआ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन हमसे, न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल। तो कैसे, शायद आपने सुना होगा तो आपको याद होगा कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल है ये कैसे होता है। चलिए, तो स्टूडेंट्स, जैसे संगीत में 7 स्वर होते हैं, कौन कौन से? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और फिर से क्या आ गया? सरसा। ऐसा ही होता है क्या? सा रे गामा पा धा नी सा। बोलिए सर, ऐसे ही गाते हैं। जब हारमोनियम सीखने यदि आप जाओ, कभी किसी ने यदि हारमोनियम सीखा होगा तो उसे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सर ऐसा ही कुछ लिखा जाता है, सारे गामा पा धा नी सा करके लिखते हैं। लिखते हैं क्या? बोले जी बिल्कुल सर, ऐसा ही लिखा जाता है। तो न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेट नियम में क्या कहा था? तो स्टूडेंट्स, उन्होंने ये कहा था कि भैया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जब वो अपनी टेबल में चलेगा तो हर 8वां तत्व जो है, बोले सर पहले वाले तत्व के जैसे नजर आएगा, गुण में, कैरेक्टर में, कि कुछ ना कुछ उनमें आपस में क्या मिलेंगी, आपको सिमिलरिटीज देखने को मिल जाएंगी। ये न्यूलैंड ने कहा था। जैसे आपने देखा कि शुरुआत कहां से हुई सर? सा रे गा मा पा धा नी सा। ये भी सा है और ये भी सा है, आपस में बीच में 7 एलिमेंट में कोई समानता नहीं, देखो सब अलग अलग हैं। लेकिन 8वां आने वाला जो तत्व है, जो आपका 8 नंबर का जो एलिमेंट है, वो आपस में क्या दिखा रहा है? तो सर आपस में बोले वो सिमिलरिटीज दिखा रहा है। बोले यस सर, चलिए ठीक है भाई, क्लियर है। तो बोले सर कैसे, कैसे सिमिलरिटीज दिखा रहा है, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं कि भैया वो कौन से एलिमेंट है जो आपस में सिमिलरिटीज दिखाते हैं। ठीक है, चलिए। तो स्टूडेंट्स, सिमिलरिटीज दिखाने के बहुत से यहां पर कारण बताए गए। ठीक है, कि किन किन कारणों से वो आपस में क्या दिखाएगा? सिमिलरिटीज दिखाएगा। तो वो सारी बातें हम इसमें करने वाले हैं आपसे, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेट रूल है ये एक्चुअल में है क्या। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे पहले हम लोग। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें आगे चर्चा करते हैं। तो क्या होगी सिंपल सी डेफिनेशन इसकी? तो सर, every eighth element, every eighth element has similar properties when the elements are arranged in the increasing order, in the increasing order of their atomic masses, of their atomic masses। ये इसकी डेफिनेशन है कि भैया हर 8वां आने वाला तत्व जो होगा वो क्या करेगा? पहले वाले तत्व के जैसे बिहेव करेगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या है इसमें? सिंपल सी डेफिनेशन ये दी गई कि हर 8वें तत्व के गुण, हर मतलब किसमें? बोल सर आवर्त सारणी में, ऐसा भी लिख सकते हैं, आवर्त सारणी में हर 8वें तत्व के गुण, 8वें तत्व के गुण
पहले तत्व के गुणों के समान हैं, गुणों के समान थे। ये उसने कहा कि भैया जब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हर आठवें तत्व के गुण जो हैं वो पहले तत्व के क्या हैं, बोले समान हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो न्यूलैंड ने ये अपना ऑक्टेट रूल जो दिया था, कब दिया था? 18, हालांकि डेट हमसे नहीं पूछी जाती, 1866 में दिया था। ये रूल उन्होंने कब दिया था? 1866 में दिया था। अब कौन से एलिमेंट के साथ में भाई सिमिलरिटीज नजर आएंगे, जरा ये जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन किससे मिलता जुलता है, कौन एलिमेंट किससे मिलता जुलता है, उस पर भी जरा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि पेपर में तो यही पूछा जाएगा कि कौन किससे मिलता जुलता नजर आ रहा है। चलिए देखते हैं जरा। तो स्टूडेंट्स उस सारे गामा में, ठीक है, हम चर्चा करेंगे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और आने वाला फिर से जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सा। ठीक है, तो बोलिए सर सा रे गा मा पा धा नी सा। तो बोले सर जैसे ही हम चले, या तो हम लोग यहां पर सातवां मान लेते हैं, सिर्फ सात ही मानते, क्योंकि संगीत में जो है हमारे क्या होते हैं, वेस्टर्न कल्चर में 7 स्वर होते हैं। वेस्टर्न हमारा जो म्यूजिक है, हमारे म्यूजिक में 8 स्वर मानते हैं हम लोग, और वो लोग 7 मानते हैं। तो क्या होगा, जैसे ही हम इसमें एलिमेंट लिखना चालू करें, ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये टेबल है। बोले यस सर ये टेबल बनाई गई, आवर्त सारणी ऐसी बनाई गई। फिर इसके नीचे कौन आता सर? इसके नीचे आ जाता सर फ्लोरीन। फिर यहां पर क्या रखा गया सर? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। यहां रखा गया हमारा क्लोरीन, ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रिप्टॉन, ठीक है, टीआई आपका। टीएल क्या होता है आप लोगों का? यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए भी टीएल किसको कहा जाता है? थैलियम को कहा जाता है क्या? यदि आपसे टीएल पूछा जाए तो टीएल किसका एटॉमिक नंबर क्या है भाई, नाम बता दो। टीएल भी लिखा जाता है एक जी। तो सर टीआई का मतलब होता है ट्राइटियम। होता है क्या ट्राइटियम? पढ़ा है होगा आप लोगों ने, यदि नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ समझना है इसको। फिर बोले सर मैग्नीज, एफी आपका हो गया क्या? आयरन। ये एलिमेंट हो गए। फिर यहां पर आपको रखा जाता भी कोबाल्ट और निकिल, दोनों यहीं पर आते हैं। कोबाल्ट निकिल को यहीं पर रखा गया। कॉपर, जिंक, ठीक है। फिर वाई आता है। सर वाई का मतलब क्या होता है? पढ़ा होगा आपने। बोल सर इट्रियम। वाई क्या होता है हमारा? सर इट्रियम पढ़ते हैं इसको। बोलिए सर पढ़ा हुआ हमने इट्रियम। इसके बाद में आपका क्या जाता है? आई एन, इंडियम, फिर आर्सेनिक, फिर सेरेलियम, बोआर। बीआर मतलब क्या हो गया आपका? बीआर किसे कहते हैं? बीआर यदि आपसे पेपर में आप पूछा जाए भी बीआर का मतलब क्या होगा भाई, किसे कहते हैं बीआर? नाम सुना होगा आप लोगों ने बीआर का। क्या है आपका बीआर? जी मैसेज करिएगा, पता है तो। ये सारे एलिमेंट के नाम बस पता हो, बाकी हो क्या रहा है हम एक्चुअल में आपको सिर्फ रूल समझा रहे हैं। पेपर में आपको ये कुछ नहीं पूछे जाने वाले। बीआर मतलब ब्रोमीन होता है क्या? अरे वाह, चलिए एक बच्चे ने कहा कि सर बीआर मतलब ब्रोमीन होता है, और कोई? वेरी गुड बेटा, बहुत सही आंसर दिया गया, बीआर मतलब ब्रोमीन होता है। चलिए आरबी, आरबी मतलब क्या होता है? क्योंकि ये वाला नाम आपको जानना जरूरी है। आरबी मतलब क्या होता है? वो सर रुबीडियम होता है। बहुत शानदार। चलिए एसआर मतलब क्या होता है? फिर एसआर भी आता है इसमें। एसआर किसे कहते हैं सर? एसआर मतलब होता है स्ट्रोंटियम। एसआर क्या होता है? स्ट्रोंटियम होता है। फिर क्या होता है? तो सर यहां पर आ जाता हमारा सीई, सीई आता है। अब ये सीई क्या है भैया? तो सर ये हमारा सेल्रियम है, एफ ब्लॉक का है। बोलिए यस सर। इसके बाद में आ जाता हमारा यहां पर, कुछ मिस हुआ है क्या? नहीं, यहां बी आर हो गया, आरबी हो गया, एस आर, आरबी 2 बार हो गया, एस आर हो गया। एस आर के बाद में क्या हो गया हमारा? सेरिलियम। और यहां पर हो जाता है हमारा जर्कोनियम। यहां पर अभी कोई एलिमेंट नहीं लिए गए।
तो एक्चुअल में जो फैक्ट है, जो नियम है, वो नियम पर बात करते हैं। आप लोगों को ये कुछ नहीं आने वाला पेपर में कि ऐसे जमाना, ये तो आप लोगों ने 11th 12th में पढ़ा है। मैं आपको सिर्फ ये समझाने चाहता हूं कि ये जो एलिमेंट बताया उसने, न्यूलैंड ने, क्यों बताया उसने, सा रे गा मा पा धा नी, और नी के बाद में आपने फिर से पढ़ा होगा तो क्या जाता है सर, फिर से सा आ जाता है, मतलब घूम के यहीं पर चालू हो जाते हैं, नी के बाद में फिर से सा से आ जाते हैं। तो जैसे ही स्ट्रेंथ, जैसे हाइड्रोजन से चालू हुआ और वो एलिमेंट बढ़ते गया आगे आगे, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ऐसे ही चलते हैं। बोले हाँ सर बिल्कुल ऐसे ही चलते हैं। क्यों चलते हैं ऐसा, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्यों चला गया? तो बोले सर ऐसा इसलिए चला गया, यदि हम यहां पर चर्चा करेंगे तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता सर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता सर 1। लिथियम का कितना होता सर, लिथियम का होता सर 3। बोरॉन का कितना होता सर 4। इसका कितना सर 5। बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, ये अपना नाइट्रोजन का कितना सर 7, ऑक्सीजन का कितना सर 8, फ्लोरीन का कितना होता है, और सर फ्लोरीन का होता है 9। फ्लोरीन का होता 9। तो ये एटॉमिक मास के आधार पर दर्शाए गए थे, ना कि नंबर के आधार पर। ये उन्होंने जो बताया था वो एटॉमिक मास के आधार पर बताया था। एटॉमिक नंबर में तो अलग अलग आ रहे हैं, देखो, इसका 1, इसका 3, बीच में 2 गोल हो गया। फिर इसके बाद में आपने देखा था सर 1 से लेके 8वां वाला सेम है, ये तो 9वें नंबर का सेम है। तो ये एटॉमिक नंबर पर नहीं, इनके वजन के आधार पर रखे गए थे। किसके आधार पर रखे गए थे सर, वजन के आधार पर रखे गए थे। तो ये जो बना के मैंने आपको बताया हूं, ये आपस में क्या दर्शाते हैं, सिमिलरिटीज दर्शाते हैं। ये आपस में क्या दर्शाते हैं, इनके गुण सेम है, इनके कोई ना कोई गुण जो है वो सेम है। ये एलिमेंट के 1 2 3 4 5 6 7, 8वां आने वाला जो है वो हाइड्रोजन से सिमिलर है। लिथियम जो है वो सोडियम के जैसे कुछ बिहेव करता है। मैग्नीशियम जो है वो बेरिलियम के जैसे बिहेव करता है। एल्यूमिनियम जो है वो बोरॉन के जैसे बिहेव करता है। तो ये बताया था किसने, न्यूलैंड ने बताया था कि भैया 8वें नंबर पे आने वाला जो भी तत्व होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपस में हाइड्रोजन के जैसे दर्शाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अपने ग्रुप के जैसे नेचर करेगा। मतलब जैसे ये सोडियम की बात करें, सोडियम से चालू करोगे तो सर 1 2 3 4 5 6 7, सर यहीं से चालू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये देखो ये सोडियम के जैसे बिहेव करेगा। तो ये बोले एक दूसरे के जैसे क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, बोले कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी आपस में क्या हो सकती हैं, समान हो सकती हैं। ये न्यूलैंड ने कहा था। बस न्यूलैंड ने सिर्फ इतना ही कहा था कि आपस में क्या होंगे, वो कोई ना कोई प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, आपस में सिमिलरिटीज में दिखाई देंगे। चलिए भाई, फिर बाद में क्या हुआ, ये नियम भी फेल हो गया। बाद में ये नियम सक्सेसफुल नहीं हो पाया। उसके भी कारण हम देखेंगे कि भैया वो बाद में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। चलिए, बाद में सक्सेस इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बीच बीच में फिर क्या है, बहुत सारे एलिमेंटों की खोज की गई। शुरुआत में जब एलिमेंट थे तो पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 108 तत्व थे। 108 शुरुआत में जब थे वो सर 60 थे, उससे पहले 54 थे। तो धीरे 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 क्या हो गया, एलिमेंट बढ़ते गए और एलिमेंट बीच में आने लगे। ठीक है, जैसे जैसे खोज निकाले, देखो पहले साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट की खोज किया, फिर बाद में धीरे धीरे और खोज किया। किसी ने सोचा था भाई मोबाइल की खोज हो जाएगी, एक जगह बैठे बैठे वीडियो कॉल में विदेशों में बात कर लेंगे। किसी ने सोचा क्या, नहीं, लेकिन खोज हुई। जब खोज हुई तो टेलीफोन की जगह किसने ले लिया आज घरों घर में, बोले सर मोबाइल फोन ने ले लिया। अब कुछ समय बाद में मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे, नैनो चिप वगैरह कुछ आ जाएगी जो हमारे शरीर में इनबिल्ट हो जाए। फ्यूचर में हो सकता है कि भैया हमारे शरीर में ऐसा कुछ एक चिप लग जाए, उसी चिप पर पूरा खेल हो जाए, उसी चिप के द्वारा हम लोग सब काम कर लें, मोबाइल लाने ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें। बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं। तो बोले यस सर, कुछ तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, अभी बीच बीच में सुनने में आया है कि वो माइंड में ही स्टोरेज सिस्टम डाल रहे हैं कि जो भी आप लोगों के साथ में घटेगा वो आप कभी ना भूल पाओ। मतलब ऐसी चीजें चल रही हैं। तो हम साइंस के द्वारा ये तो मान सकते हैं कि भैया एलिमेंट आए और जब बीच बीच में एलिमेंट रखे गए तो फिर क्या हो गया, ये नियम फेल हो गया। क्यों, क्योंकि शुरुआत में जैसे मान चलो ये हाइड्रोजन के लिए बताया गया कि भैया इसमें क्या आएंगे बीच में, वो सर हाइड्रोजन वगैरह आ जाए। जैसे पहले हाइड्रोजन आ गया, फिर सेकंड नंबर में कौन आ गया सर हमारा, बोल सर लिथियम आ गया, फिर कौन आ गया सर बेरिलियम आ गया, फिर कौन आ गया सर हमारा बोरॉन आ गया, फिर कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आ गया। लेकिन इसके बीच में फिर बाद में आपने देखा होगा अक्रिय गैसें खोज ली गई। कौन सी वाली, बोल सर हीलियम खोज ली गई, क्योंकि ये 1 है, ये 3 है, ये क्या है 4 5 6 7 और ये 8 है। इसके बाद में हीलियम आ गया, कौन से नंबर का, बोल सर ये सेकंड नंबर का आ गया। तो फिर इसको तो यहां रखना चाहिए ना, गलत हो गया नियम यहीं पर।
जब हीलियम की खोज की गई, जब अक्रिय गैसें की, नोवल गैसों की खोज की गई, तो ये नियम फिर से फेल हो गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो न्यूलैंड ने स्टूडेंट्स बहुत सारी जो है वो कमियां बताया था, क्योंकि जब न्यूलैंड ने बताया था अपना ये ऑक्टेट नियम, उस समय मात्र 56 एलिमेंट थे। 56 एलिमेंट थे भैया, याद रखिएगा, पेपर में ऐसा पूछा जा सकता है कि न्यूलैंड ने जब अपना नियम दिया था उस समय कितने तत्व थे? 56 तत्व थे। और अभी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है बच्चों, पता है आप लोगों को? तो बताइएगा जरा, अभी पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट हैं? वो सर अभी पीरियोडिक टेबल में टोटल जो है वो 118 एलिमेंट है। तो अब कहां से समान हो सकता है बताओ? कोई तत्व कहीं आया, कोई एलिमेंट कहीं आया, जब बाद में रखा गया होगा तो भाई स्वाभाविक बात है न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम तो फेल होगा ही होगा ना। अब आपको लगा होगा कि सर आपने इसको पहले क्यों लिखा, इसको बाद में क्यों लिखा, तो आपको समझ में आया क्या दिक्कत हो रही है यहां पर। भाई 118 तत्व जब हो गए तो फिर तो गड़बड़ हो गई ना, क्योंकि हाइड्रोजन के बीच में तो हीलियम जा रहा है लिथियम के साथ में, तो फिर तो एलिमेंट आपका पूरा क्या हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। उस समय कितने एलिमेंट थे? 56, और अभी है 118। बोले जी बिल्कुल सर। अब आपसे पेपर में यदि पूछा जाए, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन कैसे बनेंगे, न्यूलैंड का जो ऑक्टेट नियम हम पढ़ रहे हैं, इस पर हमसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जरा उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही है हमारे लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो पेपर में हमसे पूछे जाते हैं ऑक्टेट नियम पर बेस। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन है हमारा, द न्यूलैंड द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट, लॉ ऑफ ऑक्टेव फॉर द classification, for the classification of elements was found to be applicable only only up to the एलिमेंट, ओनली अप टू द एलिमेंट। ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, शायद आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी देखा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, तत्वों के वर्गीकरण के लिए, तत्वों के वर्गीकरण के लिए न्यूलैंड न्यूलैंड का का अष्टक नियम केवल डैश तक लागू लागू होता था। किसके तक लागू होता था? चलिए, यह आपको बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या यह पोटेशियम बस के लिए लागू होता था? पोटेशियम के लिए। चलिए, क्या ये जो नियम लागू होता है ये कैल्शियम के लिए होता था? कैल्शियम। क्या ये नियम कोबाल्ट के लिए लागू होता था? या ये नियम स्टूडेंट्स फास्फोरस के लिए लागू होता था? जी बताइएगा। The Newland's law of octave for the classification of elements was found to be applicable only up to the element। कहां तक गया था, किसके लिए गया था ये बताइएगा। बहुत शानदार आंसर दिया गया है भाई, ऑप्शन नंबर क्या, बी। जी
जी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? ऑप्शन नंबर बी जी, कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा स्टूडेंट्स आप लोगों का? वो सर कैल्शियम होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेट वाज, ठीक है, एप्लीकेबल ओनली टिल कैल्शियम। कहां तक गया था? वो सर कैल्शियम तक गया था। ये नियम, न्यूलैंड का जो नियम गया था वो कैल्शियम तक गया था बोले। चलिए भाई, ऐसी यदि बात है तो और देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चन। ठीक है, हमारे न्यूलैंड्स के ऑक्टेट नियम पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन देखते हैं और कैसे हमें एमसीक्यूज इसमें देखने के लिए मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं न्यूलैंड के। और भी क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियरिटी और अच्छे से समझ में आएगी इसकी कि नियम ये क्या कहना चाहता था। क्वेश्चन है हमारा, द लॉ ऑफ ऑक्टेट वाज, द लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज इनिशिएटेड बाय, इनिशिएटेड बाय ऑप्शन नंबर ए लॉथर मेयर, बी मेंडलीफ, ऑप्शन सी न्यूलैंड्स, ऑप्शन डी डोवेराइनर। मतलब ये नियम दिया किसने था? कुल मिला के कहा जा रहा है कि भैया ये जो नियम दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था? जी बताइएगा सोच के, किसने दिया ये नियम? ठीक है, एनंशिएटेड बाय मतलब होता है प्रतिपादन करना। अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया था? न्यूलैंड ने। बोले यस सर, न्यूलैंड ने किया। लेकिन ये अभी पता हुआ आप लोगों को, इससे पहले तो कुछ लोगों को नहीं मालूम था कि भैया न्यूलैंड ने किया हुआ है। चलिए क्लियर है, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब और क्या पूछा गया था हमारे पेपर में, वो भी देखते हैं जरा कुछ क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूलैंड, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट्स, द प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज of sulfur, properties of sulfur are similar, are similar to those of oxygen, of oxygen, because sulfur, because sulfur is the dash element, dash element starting from, starting from ऑक्सीजन। जो आपको अभी बताया गया था वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और थोड़ा सा आपको सोच समझकर जवाब देना पड़ेगा, जल्दबाजी में आप जवाब मत दीजिएगा। चलिए यहां पर क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है तत्वों के न्यूलैंड वर्गीकरण के आधार पर, तत्वों के न्यूलैंड, तत्वों के न्यूलैंड
वर्गीकरण के आधार पर, वर्गीकरण के आधार पर सल्फर के गुण, सल्फर के गुण ऑक्सीजन के समान होते हैं, ऑक्सीजन के समान होते हैं, क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से शुरू होने वाला, क्योंकि सल्फर कॉमा ऑक्सीजन से शुरू होने वाला डैश तत्व है, डैश तत्व है। वो कौन सा तत्व है बोले? चलिए, ये आपसे पेपर में पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको पहचान करना है, क्या वो 7वें नंबर का तत्व है, या वो 8वें नंबर का तत्व है, या वो 9th नंबर का तत्व है, या वो 6th पोजीशन का तत्व है। जी, किस नंबर में जाना चाहेंगे आप? बताइएगा, क्या लग रहा है आपको करेक्ट आंसर? जी बताइएगा, आपको अभी सिखाया गया थोड़ी देर पहले ही। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हो? बहुत शानदार जवाब दिया गया है आप लोगों के द्वारा। ऑप्शन ए के साथ जाना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। जी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे जी, बहुत बढ़िया। इसका मतलब समझ में नहीं आया है, जो हम ऑप्शन ए के साथ जाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आई बातें, क्या हो रहा है। आप क्या पढ़ रहे हो भैया? पढ़ क्या रहे हो आप लोग? क्या पढ़ रहे हो? ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हो? क्या पढ़ रहे हैं आप यहां पर? ऑक्टेट रूल पढ़ रहे हैं। तो ऑक्टेट रूल का मतलब क्या है आप लोगों ने, मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या सर? इसका करेक्ट आंसर है 8th, क्योंकि न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम में 8 ही होता है। मैंने आपको लिखवाया भी था, शायद आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, तो बहुत अच्छी बात है। मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया था, जरा वो भी देखिएगा। सल्फ ऑक्सीजन जो पूछा गया, ऑक्सीजन से क्या है, सल्फर कितने नंबर पर है, तो मैंने आपको ये लिखवाया था, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, सल्फर और ऑक्सीजन। ये मैंने आपको लिखवाया हूं, बोले यस लिखवाया सर। इसके नीचे भी कुछ लिखवाया था मैंने आपको, क्या लिखवाया हूं? फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ठीक है। और इसके बाद में आपको क्या है, सॉरी कुछ छूटा क्या मेरा, यहाँ नाइट्रोजन था बाबा, नाइट्रोजन था। कार्बन के नीचे क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, इसके नीचे सल्फर। जी, ये लिखवाया था मैंने आपको। जी, तो क्या पूछा गया यहां पर कि ऑक्सीजन, यहां पर साफ साफ लिखा गया है, यहां पर क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भैया तत्वों के न्यूलैंड वर्गीकरण के आधार पर सल्फर के गुण ऑक्सीजन के समान होते हैं, क्योंकि सल्फर जो है वो ऑक्सीजन से शुरू होने वाला, ऑक्सीजन से शुरू होने वाला, ऑक्सीजन के बाद में क्या आता है, 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे, 7 नंबर पे है कि देखो, कौन से नंबर पे है, 7 पे। 7 पे, ऐसे कि ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, कैसे काउंट करे तुम लोगों ने? इसको छोड़ के काउंट करे हो क्या? क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया आपको? क्वेश्चन पेपर में हमें यह कहा गया है कि भाई सल्फर ऑक्सीजन से शुरू होने वाला, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के बाद नहीं बोला है, ऑक्सीजन से। तो से मतलब इसको भी काउंट करोगे ना, ये काउंट किए थे क्या, 1 2 3 4 5 6 7? भैया जब ऑक्सीजन से बोला है तो ऑक्सीजन से ही काउंट करोगे, है ना। ऐसे मत करना 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लगा के आ गया, गलत आंसर हो गया। हम न्यूलैंड का ऑक्टेट नियम पढ़ रहे हैं, कम से कम उस नियम के आधार पे 8 बोल देना था, जो नियम पढ़ रहे हो उसी के आधार पे 8 बोल देना था कम से कम। चलिए, ऐसी गलती नहीं करना है आप लोगों को, सिमिलर चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगले क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे इसमें।
न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम में चल, न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिड नॉट इंक्लूड, ये पेपर में पूछा गया हमसे एक क्वेश्चन। न्यूलैंड्स क्लासिफिकेशन, न्यूलैंड क्लासिफिकेशन of element did not include, जी, न्यूलैंड के वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। न्यूलैंड के वर्गीकरण में किसे शामिल नहीं किया गया? नहीं किया, किसे शामिल नहीं किया गया न्यूलैंड के ऑक्टेट रूल में? पहला, मेटलॉइड्स को। दूसरा, मतलब मेटलॉइड्स मतलब क्या होता है? मिश्र धातु। दूसरा, मेटल धातु। तीसरा, नोबल गैस, अक्रिय गैस। चौथा, नॉन मेटल, अधातु। जी बताइए, किसे शामिल नहीं किया गया? बताइएगा, बताइए बताइए। बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, एक बात तो आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। मैंने आपको क्या बताया हूं कि भैया अष्टक नियम कब बना? एनीवन कोई बता सकता है अष्टक नियम कब बना है? अष्टक नियम कब बना? ऑक्टेट रूल कब दिया गया? वो सर ऑक्टेट रूल दिया गया 1866 में। ऑक्टेट रूल कब दिया गया? 1866 में। और नोबल गैसें कब बनी? 1898 में। नोबल गैसों को कब खोज के निकाला गया? भाई देखो, शुरुआत में सब गैसों को खोज कर करके निकाल रहे थे, तो जैसे जैसे निकाल रहे थे वैसे वैसे उनके गुणों के आधार पर उनको बीच बीच में रख रहे थे। तो जब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल बना तो उस समय मेटल भी था, मतलब मेटलॉइड भी थे, ठीक है, मेटल भी था और नॉन मेटल भी था। ये सब चीज थी शुरुआत में, ये सारी चीजें थी, लेकिन क्या नहीं था? तो सर उस समय बोले, सर क्या नहीं था हमारा? तो सर उस समय बोले हमारा क्या नहीं था? सर नोबल गैस उस समय नहीं था। उस समय नोबल गैस नहीं था। ये पेपर में पूछा गया है, कई बार पूछा गया। बच्चों को समझ में नहीं आता कि ये क्या क्वेश्चन हो गया भाई, ऐसे तो हमने कभी नहीं पढ़े आज तक। तो याद रखिएगा आप लोग। बोले जी बिल्कुल सर, बन जाएगा बोलना हमसे। क्लियर है? किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होगा इन क्वेश्चनों में। आगे बात करते हैं। इसके बाद में पेपर में पूछा गया हमसे अगला क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी एलिमेंट्स डिड मेंडलीव्स periodic table कंटेन? जी, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो बनाई गई थी उसमें कितने एलिमेंट को रखा गया था? जी, उसमें कितने एलिमेंट को रखा गया था? तो बताइए, यदि आपसे पेपर में दिया जाए मेंडलीव आवर्त सारणी में कितने तत्वों को रखा गया? जी, कितने तत्वों को इसमें रखा गया, ये हमसे पेपर में पूछा गया है। चलिए ऑप्शन देते हैं आप लोगों को। 63,
17, 58, 118। मेंडलीफ ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट रखा? क्योंकि एलिमेंट बार बार बदले गए हैं, तो मेंडलीफ के ही समय रहते हुए एलिमेंटों को बदला गया था। 56 थे, 56 के बाद में एलिमेंट बढ़ के कितने हो गए थे? बहुत शानदार, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए, सही आंसर के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जी। 56 के बाद में बदल के एलिमेंट की संख्या जो हो गई थी वो 63 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 63 हो गई थी। बाद में एलिमेंट बढ़े थे ना, तो बढ़ के फिर कितना हो गया था हमारा? 63 हो गए थे। बोले जी बिल्कुल सर, ठीक है भाई, क्लियर है। और यदि पेपर में ये क्वेश्चन तो आया कि भैया 63 हो गए थे, लेकिन पेपर में यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करोगे? कौन सा वाला क्वेश्चन? कि जब न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल बना, क्योंकि पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ, ये आ चुका है पेपर में। क्वेश्चन क्या था? अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves, how many elements exist in nature? उस समय कितने तत्वों की खोज हुई थी? न्यूलैंड के अष्टक नियम के आधार पर, न्यूलैंड के अष्टक नियम के आधार पर, अष्टक नियम के आधार पर तत्वों की कुल संख्या थी। उस समय टोटल कितने तत्व थे? ये हमसे पेपर में पूछा गया। अब जरा देखिएगा, यहां पर जो आपको ऑप्शन मिलेंगे उसमें था हमारा 56, दूसरा था 66, तीसरा था 55 और चौथा है हमारा 53। कितने एलिमेंट थे स्टूडेंट्स, बताइए? अब किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर देना इस बार आप सभी लोग। तो सर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि उस समय कितने एलिमेंट थे सर? 56 एलिमेंट थे। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको रीड करना है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यदि आप जल्दबाजी में आंसर देंगे तो आपके साथ में दिक्कतें हो जाती हैं, नहीं तो अदरवाइज आपसे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए, अब जो न्यूलैंड्स का जो रूल दिया गया था स्टूडेंट्स, ये फेल क्यों हो गया? क्योंकि नियम तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या दिया गया है, फिर ये फेल क्यों हुआ? इसकी क्या कमी रह गई थी? न्यूलैंड्स के जो लॉ के जो कुछ ड्रॉबैक हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं ड्रॉबैक बोलते हैं, कमियां बोलते हैं, वो क्या कमियां रह गई थी जो न्यूलैंड ने, ठीक है, नहीं बता पाया? जी, वो पेपर में हमसे कमियां सारी की सारी पूछी जाती हैं कि न्यूलैंड्स की कमियां क्या थी, क्योंकि आपने ये भी सभी चीजें जो देखा है वो पॉजिटिव चीजें देखा है। अब इसके हमें क्या देखना है? ड्रॉबैक देखना है कि इसकी कुछ कमियां वगैरह थी क्या? बोले हाँ, बहुत सारी कमियां थी सर। बोले तो पहली कमी तो क्या हो गई स्टूडेंट्स? पहली कमी क्या है, पेपर में पूछा जाता? तो सर पहली कमी ये थी कि स्टूडेंट्स, सम एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन अ सेम स्लॉट। इन्होंने क्या रखा? कुछ तत्वों को एक ही स्लॉट में रखा। जैसे मैंने आपको अभी दिखाया था बना के, ठीक है, तो मैंने आपको जो बना के दिखाया था, तो कोबाल्ट और निकिल को एक ही जगह रखा गया था। मैंने आपको दिखाया था ना, कोबाल्ट और निकिल एक ही जगह थे, ऐसे स्लैश करके बताया था मैंने, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहां पर ऐसे कोबाल्ट और स्लैश करके मैंने यहां पर आपको निकिल लिखा था क्या? तो इसकी कमी यह थी कि उनने एक ही पोजीशन पर दो तत्वों को रखा। एक ही पोजीशन पर क्या किया? दो लोगों को रख दिया। बोल सर ये उसकी बहुत बड़ी कमी थी, ये उसकी सबसे बड़ी कमी थी। तो हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों से, वो बात कर रहे हैं ड्रॉबैक की। ठीक है, पेपर में पूछा जाता है कि भैया इनके क्या बताइए, ड्रॉबैक बताइए, कमियां बताइए, इस नियम की क्या कमियां थी, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, वो हमें पेपर में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला ड्रॉबैक क्या था? तो सर पहला जो ड्रॉबैक था उसमें यदि हम बात करेंगे, सर पहला था कि सेम पोजीशन पर उन्होंने क्या रखा? बहुत सारे तत्वों को रख दिया। सम एलिमेंट्स were placed in same slot। कुछ तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया, एक ही स्थान पर रखा गया।
बोले यस सर, ये इसकी सबसे बड़ी कमी थी। बोले मेन कमियों में से एक कमी इसकी ये थी। फिर दूसरा क्या था, दूसरी कमी क्या थी भैया इसकी सबसे बढ़िया वाली और कमी यदि हम चर्चा करें तो स्टूडेंट सबसे बढ़िया कमी इसकी बोले ये थी क्योंकि उन्होंने मास के आधार पर बताया था। ठीक है, तो सर ये जो नियम है ना केवल और केवल कैल्शियम पर सही लागू हुआ, जिस तरीके से इन्होंने सेट किया उसको, तो दिस लॉ वाज फाउंड टू बी दी एप्लीकेबल ओनली कैल्शियम, केवल कैल्शियम पर लागू हुआ। यह नियम केवल कैल्शियम पर लागू किया गया, यह भी लिख लो, यह नियम केवल कैल्शियम पर लागू हुआ, यह नियम केवल कैल्शियम पर लागू हुआ। जो आंसर आपने भी देखा था ना वो यही था कि यह नियम केवल किस पर लागू किया गया, कैल्शियम पर लागू हुआ। यह इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक था। दिस लॉ वाज फाउंड टू बी, दिस लॉ वाज फाउंड टू बी एप्लीकेबल, टू बी एप्लीकेबल ओनली टू कैल्शियम, ओनली टू, केवल कैल्शियम पर लागू हुआ। बोले उच्च द्रव्यमान वाले परमाणु पर नहीं, मतलब जिनके ज्यादा ज्यादा वेट थे उन पर ये लागू ही नहीं हो पाया। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और क्या हुआ इसमें, एक और मेन कमी क्या निकली, तो सर इस समय जो है नोबल गैसों को स्थान नहीं दिया गया। तीसरे नंबर पर क्या कमी निकली इसकी कि बोले सर नोबल गैस को स्थान ही नहीं मिला क्योंकि खोज ही नहीं हुई थी ना, तो कहां से स्थान मिलेगा। तो सर इस नियम में नोबल गैसों को स्थान नहीं दिया गया क्योंकि उस समय खोज नहीं हुई थी। यदि खोज हो जाती तो वो स्थान जरूर देता, लेकिन खोज ही नहीं हुई थी। तीसरी कमी क्या है, तो बोले सर डज नॉट न्यूलैंड डज नॉट प्लेस द novel gas, the novel gases in the periodic table, in the periodic table, क्योंकि न्यूलैंड ने पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया था किसको कहां रखना है, क्यों बताया, बिकॉज एट द टाइम नोवल गैस आर नॉट डिस्कवर, क्योंकि नोवल गैसों की खोज ही नहीं की गई थी इसलिए नहीं दिया गया, नहीं तो यदि खोज होती तो बिल्कुल देता वो, है ना। न्यूलैंड उत्कृष्ट गैस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में, और सर इसे हम लोग उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, उत्कृष्ट गैसों, न्यूलैंड उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में नहीं रखा, न्यूलैंड उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में नहीं रखा क्योंकि खोज ही नहीं की गई थी, नहीं रखा, या न्यूलैंड ने उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी में नहीं रखा क्योंकि खोज नहीं की गई थी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और इसकी क्या और कमी निकली, और क्या कमी निकली इसकी, तो सर कमी में यह है कि दी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, इस पर भी चर्चा होती है भाई, हाइड्रोजन की पोजीशन पर। फ्लोरीन तथा क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो नहीं समझ में आई किसी को, ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा क्या बात कर रहा है वो, बातें क्या हो रही जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसने क्या रखा, बोल सर हाइड्रोजन, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके नीचे फ्लोरीन रखा था और इसके नीचे क्या रखा था उसने, क्लोरीन रखा था। तो फ्लोरीन और क्लोरीन ये जो है ये क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन क्या है बताओ, यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए भी ये फ्लोरीन क्लोरीन कौन है, क्या कहते हैं फ्लोरीन क्लोरीन वालों को, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आल्डो, एक्ट, ये क्या है जी, कौन सा ग्रुप कहा जाता है फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो को, वो सर इनको कहा जाता है ग्रुप नंबर 17, इनको क्या कहा जाता है, समूह 17 के तत्व। ये कौन से समूह के तत्व है सर, ग्रुप नंबर 17 है। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है हमारा नॉन मेटेलिक एलिमेंट, इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस सर ये हमारे क्या है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। बोले जी सर पढ़ा हुआ है हमने इनके बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। बोले जी बिल्कुल सर, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ठीक है, अधातु कह सकते हैं या गैर धातु तत्व, गैर धातु तत्व कहते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट कहा गया इन्हें, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है बोले ये लोग। और हाइड्रोजन जो है आपका,
वो भी एक प्रकार की क्या है, हाइड्रोजन तो एक गैस है। फ्लोरीन क्लोरीन भी गैस है, क्लोरीन भी क्या है, एक गैसेस में है क्या? क्लोरीन गैस होती है क्या भाई बताओ? क्लोरीन गैस है? एनीवन, क्लोरीन इज अ गैस? बताइए, क्लोरीन इज अ गैस और नॉट? क्या है? क्लोरीन सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है? सर क्लोरीन तो गैस है। क्लोरीन क्या है? बोल सर ये भी गैस है। हाइड्रोजन भी गैस है, लेकिन हाइड्रोजन को जो रखा है वो कहां रखा गया बताओ? हाइड्रोजन को कहां रखा गया? सर हाइड्रोजन को रखा गया एस ब्लॉक में। हाइड्रोजन को किसमें रखा गया है? सर ये एस ब्लॉक में है, एस ब्लॉक में है। यदि आप टेबल देखोगे, पीरियोडिक टेबल, तो सर ये एस ब्लॉक में है। और ये लोग हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। ये कौन से ब्लॉक के हैं सर? ये पी ब्लॉक में है। तो एस ब्लॉक वाले का पी ब्लॉक से क्या संबंध हुआ? एस ब्लॉक वाले को पी ब्लॉक के साथ में संबंध रखा गया। तो ये समझ में नहीं आया भी एस ब्लॉक का पी ब्लॉक से कैसे संबंध हो सकता है, क्योंकि इसका ब्लॉक अलग है। यदि आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हाइड्रोजन अलग ब्लॉक में है और ये अलग ब्लॉक में है आप लोगों का फ्लोरीन क्लोरीन। तो ये ऐसी बहुत सारी कमियां जो हैं ये आपकी किसमें थी? न्यूलैंड के नियम में आपको देखने को मिली। इसलिए न्यूलैंड का नियम जो है वो टोटली क्या हो गया है? फेल हो गया है। इसको फिर कोई नहीं पढ़ता है। लेकिन शुरुआत में जो बनाया गया था भैया याद रखिएगा, इनके वेट के आधार पर बनाया गया था। याद रखना, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसे बनाया गया था। एटॉमिक मास पर बेस्ड था बच्चों ये, एटॉमिक मास पर। याद रखिएगा, परमाणु द्रव्यमान पर बेस्ड था न्यूलैंड का नियम। और जब बनाया गया था उस समय टोटल कितने एलिमेंट थे भैया जब बनाया गया था? वो सर उस समय सिर्फ केवल कितने एलिमेंट थे? सिर्फ 56 एलिमेंट थे, याद रखिएगा। और कब बनाया गया? 1866 में बनाया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों से पेपर में पूछी जाती हैं। यदि आप लोगों से दोबारा कभी आए तो बनना चाहिए, क्योंकि आप लोगों से, ठीक है, 1865 से लेकर 1866 के बीच में से बनाया गया। तो दोनों सन आपको देखने को मिलते हैं, 1865 और 1866 आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, किसी को कोई डाउट यदि हो न्यूलैंड के ऑक्टेट नियम पर कुछ पूछना चाहे तो आप टॉपिक पर पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को स्टूडेंट्स यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।